हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसमें विशेष रूप से हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू वह स्थायी ऊतक जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है, अर्थात वह टिश्यू, वह स्थायी ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? जटिल ऊतक कहलाता है। यानी कि वह स्थायी ऊतक जिसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती हैं जो सभी मिलकर एक विशिष्ट कार्य के लिए संगठित होती है, जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। जटिल ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, दारू यानी कि जाइलम और अधोवाही यानी कि फ्लोएम। दारू यानी कि जाइलम वह टिश्यू होता है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जल और जल में घुलनशील खनिज लवणों को पौधे में एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है, विशेष रूप से जड़ों से लेकर पादप की टिप तक। फ्लोएम फैसे फूड फैसे फ्लोएम यानी कि यह वह टिश्यू होता है, वह कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाती है। जाइलम यानी कि जो दारू है उसके जो प्रमुख कार्य हैं, तो जाइलम के 5 प्रमुख कार्य होते हैं बेसिकली। कि पहला, जाइलम जल के संचरण में सहायता करता है, अर्थात जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जाइलम जड़ों से लेकर तने के शीर्ष तक हर जगह लेकर जाता है। दूसरा, जल के साथ जो खनिज लवण आते हैं उनको जड़ों से लेकर पौधे के शीर्ष तक सभी भागों तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तीसरा, जाइलम पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। चौथा, यह हार्मोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, हार्मोन्स के संचरण में भी भाग लेता है। और पांचवा, ये ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक नाइट्रोजन के संचरण में भी भाग लेता है। तो ये 5 प्रमुख कार्य करता है। जल का संचरण करता है, जल में घुलित खनिज लवणों का संचरण करता है, हार्मोन्स का संचरण करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का संचरण करता है और पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। अब जो जाइलम है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जाइलम और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जाइलम। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जाइलम का विकास भ्रूणीय अवस्था में जब प्रोकैम्बियम बनता है, प्राक विभजोतक बनता है, उससे बनता है, उसका विकास होता है। और जबकि द्वितीयक दारू यानी कि सेकेंडरी जाइलम का जो विकास होता है वो संवहन एधा यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम से होता है। प्राथमिक दारू यानी कि प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। पैसे प्रोटोजाइलम और पैसे पहले, यानी कि जो प्रोटोजाइलम पहले विकसित होता है, वो जो जाइलम पहले विकसित होता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, जबकि जो जाइलम बाद में विकसित होता है वो मेटाजाइलम कहलाता है। अब प्रोटोजाइलम पर जो स्थूलन पाए जाते हैं वो वलयाकार यानी कि एनुलर और सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल होता है, जबकि मेटाजाइलम पर जो स्थूलन पाया जाएगा जब उसके ऊपर डिपोजिशन होता है वाल पर, तो उससे जो मोटी हो जाती है वो उसे हम स्थूलन बोलते हैं, सेलवाल। तो स्थूलन इसमें 3 प्रकार का होता है, सीढ़ीनुमा, जालिकावत और गर्ती यानी कि स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड। अब जो जाइलम है उसमें 4 प्रकार की सेल्स होती हैं बेसिकली, जिन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकीड्स, वाहिनी यानी कि वेसल, जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, वुड और जाइलम रेशे यानी कि जाइलम और वुड पैरेन्काइमा। जो वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जल और फूड्स का संवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन वेस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन होता है पहली बार वो टाइडोफाइटा से होता है। टाइडोफाइटा पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम विकसित होता है। लेकिन टाइडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम से वेसल्स गायब होती हैं और फ्लोएम से कंपेनियन सेल्स गायब होती हैं। लेकिन कुछ टाइडोफाइट जैसे नीटम, सिलेजिनला आदि में फॉल्स वेसल्स पाई जाती हैं, अर्थात ट्रैकीड्स मॉडिफाइड होकर वेसल्स बनाती हैं।
लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में भी वेसल्स अनुपस्थित होती है, लेकिन 3 जेनरा है जिसमें ट्रू वेसल्स पाई जाती है, नीटम, वेल्विस्चिया और एफिड्रा। इन 3 जेनरा में यानी कि नीटम, वेल्विस्चिया और एफिड्रा में ट्रू वेसल्स पाई जाती हैं। अब जो पहली इसकी सेल है वो है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स इसकी मौलिक सबसे आधारभूत सेल्स होती है, जो दोनों सिरों से पतली होती है, नुकीली होती है और उसका व्यास कुछ कम होता है, अर्थात उसका व्यास वेसल से कुछ कम होता है, अर्थात वो उसकी जो ल्यूमेन होती है वो कम होती है, चौड़ी कम होती है। वाहिकाएं की जो कोशिका भित्ति है उस पर जो डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, उसमें स्थूलन हो जाता है, मोटी हो जाती है। इसके कारण उसका जो कोशिका द्रव होता है वो नष्ट हो जाता है, केंद्रक नष्ट हो जाता है और वो सेल मृत हो जाती है। अब जो इन 4 सेल्स है, इन 4 सेल्स में इस जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर ये और ये तीनों डेड होती हैं, मृत होती हैं। ये भी डेड और ये भी डेड। लेकिन ये लिविंग होती है, पेरेन्काइमा सेल्स लिविंग होती है अकेली, और फ्लोएम में 4 में से 3 सेल लिविंग होगी, 1 डेड होगी। तो ट्रैकेइड्स जो होती हैं इन पर डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन होने के कारण स्थूलन हो जाता है, स्थूलन के कारण इनमें कोशिका द्रव नष्ट हो जाता है और वो मृत हो जाती है। अनुप्रस्थ काट में या देखने पर या अनुप्रस्थ काट से जो इनकी आकार होता है, वो जो ट्रैकिड्स होती हैं वो पॉलीगोनल यानी कि बहुभुजीय अथवा गोलाकार होती हैं काटने पर, अनुप्रस्थ काटने पर। वाहिनिकाओं में कोशिका भित्ति पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, अर्थात इसके ऊपर जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है, लिग्निन का होता है। इसके ऊपर जो डिपोजिशन है वो किसका है, लिग्निन का है। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ही ये मृत हो जाती हैं। वाहिना की जो लिग्निन का डिपोजिशन है और कोशिका भित्ति पर इसमें गर्त पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पिट्स की सहायता से ये अन्य ट्रैकिड से और अन्य अवयवों से आपस में संबंधित रहती है। कोशिका भित्ति पर जो स्थूलन पाया जा रहा है, जो डिपोजिशन के कारण वो मोटी हो रही है, वो स्थूलन जो होता है इसमें या तो वलयाकार होता है यानी कि एनुलर होता है, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा यानी कि स्क्लेरिफॉर्म, सोपानीफॉर्म भी बोल देते हैं इसको, और रेटिकुलेट और पिटेड कोई सा भी प्रकार का हो सकता है। प्रत्येक जो वाहिनी है इसमें जो पिटेड है, जो जिसके अंदर जो वाहिनी का यानी कि ट्रैकिड्स में जो पिटेड स्थूलन पाया जा रहा है वो 2 प्रकार का होता है, सरल यानी कि जिसमें पिट्स नहीं होते हैं, और बॉर्डर्ड पिट्स। 2 प्रकार के पिट्स होते हैं जिनमें एक में यूनिफॉर्म होता है, समान होता है, तो वो होता है सिंपल, और जिसमें व्यास जो होता है वो चेंज हो जाता है, अंदर से बाहर की तरफ जब चलता है तो वो चेंज होता है, तो ज़्यादा कम होता है, तब उसे हम बॉर्डर्ड पिट्स बोलते हैं। पिट के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है टोरस, जो उसके आने जाने को कंट्रोल करता है। और पिट्स की जो संख्या और आकार होता है वो अलग अलग में अलग अलग हो सकता है। वाहिनिकाओं के कार्य, सबसे पहला जो कार्य है इसका, वो जड़ से जल और खनिज लवणों को एक जगह से दूसरी जगह तक, नीचे से ऊपर तक ले जाना होता है। इसके अलावा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वो दृढ़ हो जाती है। इसीलिए अब दृढ़ता के कारण ये पादप अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि फ्लोएम सामान्यतः यांत्रिक सहारा नहीं देता है, लेकिन जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक है, जो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। इसके बाद दूसरी आती है वेसल्स। जो वेसल्स होती है वो बेलनाकार सेल्स होती है जिनका व्यास ट्रैकिड से अधिक होता है, इसको वाहिनी बोलते हैं। तो वेसल्स का व्यास ट्रैकिड से ज़्यादा होता है और ये नलिकाकार या बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, और इनका जो व्यास होता है वाहिनिकाओं से ज़्यादा होता है, और वेसल्स नलिकाकार सेल्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। यानी कि जो वेसल्स होती हैं उनमें कई सारी वेसल सेल्स आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद एक बड़ी वेसल्स का निर्माण करती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, जिनकी जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है वो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से घुली हुई होती है। उनके बीच में जो वाल होती है, शुरू में ये सेल्स ऐसे होंगी,
दूसरी सेल ऐसे होगी, फिर तीसरी सेल्स ऐसे होगी। तो अब इन सेल्स की जो वाल है, उन वाल का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती हैं, जिसके कारण अब एक बड़ी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है और प्रारंभ में सेल जीवित होती हैं, लेकिन बाद में इनके कोशिका भित्ति पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाने के कारण ये इनका जीव द्रव मर जाता है, कोशिका द्रव खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, जिससे ये मृत हो जाती हैं। और इन पर अनेक पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते, गर्त पाई जाती हैं, जिनके द्वारा इनमें जल का संवहन संभव हो पाता है। क्योंकि जो लिग्निन होती है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, तो जहां जहां पर पिट्स होंगे वहां से जल का संवहन होगा, अन्यथा अन्य स्थानों से नहीं होगा। इनमें जो स्थूलन पाए जाते हैं वो भी एनुलर यानी कि वलयाकार, सर्पिलाकार स्पाइलिकल, सोपानवत यानी कि स्क्लेरिफॉर्म, जालिकावत और पिटेड सभी प्रकार के होते हैं। इनका फंक्शन, ये जल और जल में घुलनशील खनिज लवणों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, क्योंकि ये भी लिग्निन युक्त सेल है और लिग्निन के कारण ये दृढ़ हो जाती हैं। तीसरा होता है जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम फाइबर्स और रेशे हैं यानी कि वुड फाइबर्स हैं या जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये इनकी डेड सेल्स होती हैं। ये भी डेड है, ये भी डेड है और ये भी डेड है। तो ये सेल्स में सघन कोशिका द्रव होता है और ये जो फाइबर्स होते हैं ये लंबी पतली सेल्स होती हैं जिनका व्यास कम होता है, इनके जो ल्यूमेन होती है वो कम होती है। और ये जो फाइबर्स होते हैं इनका मेन काम जो होता है वो लिग्निन युक्त होने के कारण दृढ़ता देना होता है, मजबूती देना होता है और यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। और जो चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है और ये लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सघन कोशिका द्रव उपस्थित होता है और स्पष्ट केंद्रक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। जो इस प्रकार की जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा सेल्स, वो प्राथमिक जाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये प्राइमरी जाइलम प्लस सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। अब प्राइमरी जाइलम में भी है और सेकेंडरी जाइलम में भी है और ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, यानी कि वुड पैरेन्काइमा, वुड का मतलब जाइलम, हम जाइलम पैरेन्काइमा भी लिख सकते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा और रेलवे यानी कि इसको रेखीय मृदुतक बोलते हैं। अब जो जाइलम पैरेन्काइमा कार्य जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल होती हैं और ये वाटर और खनिज लवणों का संवहन एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। तो जाइलम बेसिकली कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो जल का संवहन करता है, जल और जल के साथ जुड़े हुए खनिज लवणों का संवहन करता है, हार्मोन का संवहन करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का संवहन करता है और हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। दो प्रकार का होता है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जाइलम और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम का विकास प्रोकैम्बियम से होता है, जबकि जो द्वितीयक सेकेंडरी जाइलम का विकास वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। पी से प्रोटोजाइलम है, पी से पहले, जिसका निर्माण पहले होता है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, जिसका निर्माण बाद में होता है वो मेटाजाइलम कहलाता है। प्रोटोजाइलम में केवल दो प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं, वलयाकार और सर्पिलाकार यानी कि एनुलर और स्पाइरल, जबकि मेटाजाइलम में तीन प्रकार के होते हैं, गर्ती, रेटिकुलेट, स्क्लेरिफॉर्म। इसके बाद जो सेल्स होती हैं वो एलिमेंट्स कहलाती है और वो चार प्रकार की सेल्स होती है, वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकीड्स, वाहिनी यानी कि वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और यानी कि मृदुतक, और वुड और जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर और वुड फाइबर।
इनमें से वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकीड्स, वाहिनी यानी कि वेसल्स, और वुड और जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स और जाइलम रेशे जो होती है वो डेड होती है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं। ये लंबी पतली होती हैं और दोनों सिरों से न्यूक्ली होती है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है, पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनका व्यास वेसल से कम होता है। लिग्निन युक्त होने के कारण ये जल का संवहन के साथ साथ मजबूती देने का काम भी करती हैं। वेसल्स जो होती हैं ये भी डेड सेल्स हैं, इनके ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है और लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण ये डेड हो जाती हैं। प्रारंभ में ये लिविंग सेल्स होती थी और इनके एक के ऊपर एक स्थित जो लिविंग वेसल सेल्स थी उनके बीच की जो अनुप्रस्थ वाल होती है वो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गल जाती है और उसके अंदर जो गलने के कारण क्या होती है, सब वो मिलकर एक बड़ी वेसल्स बना लेती है। वेसल्स का प्रमुख कार्य जल एवं जल में घुलित जो खनिज लवण है उनको लेके जाना और यांत्रिक सहारा देना होता है, क्योंकि इसमें भी लिग्निन उपस्थित होती है। जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है लिविंग सेल्स होती हैं जो मोटी भित्ति वाली होती है और ये सघन कोशिका द्रव होता है इसमें, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें प्रोमिनेंट यानी कि स्पष्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दो प्रकार की होती है, ये प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों में होती है। रे पैरेन्काइमा यानी कि रेखीय मृदुतक और दूसरी जाइलम और वुड पैरेन्काइमा, और इनका पैरेन्काइमा का प्रमुख कार्य क्या होता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। वुड फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये भी लिग्निन युक्त सेल्स होते हैं और ये भी डेड सेल्स होती हैं और इनके ऊपर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन ये लंबी पतली न्यूक्ली सेल्स होती है जिनका व्यास काफ़ी कम होता है, यानी कि ये नैरो होती हैं, संकीर्ण होती है और ये लंबी पतली होती है, दो तरफ से न्यूक्ली होती हैं और इनकी सेल्स में लिग्निन की डिपोजिशन होता है। इनकी सेल वाल पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है और ये सेल्स दृढ़ोदक होती हैं, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा होती हैं और ये दृढ़ होती हैं और इनकी सेल्स मृत होती हैं, डेड होती हैं और इनका प्रमुख कार्य भोजन पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।